पड़ेगा। जम्मू की बात मुझे नहीं लगता दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, जिन सोर्सेज के थ्रू वो जम्मू को देखना चाहते हैं, मुझे लगता है उनके पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे आपकी बातें सुन के लग रहा है आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप को लोग नाराज़ करने पड़ेंगे तब जाकर आप जम्मू की बात कर पाएंगे। अगर आप लोगों को गुडी गुडी और खुश खुश करने के चक्कर में रहेंगे फिर जम्मू की बात नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल, आपको बहुत लोगों को निराश भी करना पड़ेगा। उन कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है। एक निराशा की वेव अगर हम पब्लिकली, कई बार हम कंट्रीज इंटरेस्ट या और किसी इंटरेस्ट में हम पब्लिकली ना भी बोलें, लेकिन अब ये निराशा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और इसको फार ग्रांटेड लेना कि अल्टरनेटिव नहीं है तो हमारे पास ही आएंगे, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल भूल है जो भी पार्टी ये करेगी। आज पॉलिटिकल स्पेस जम्मू की वही ऑक्यूपाई करेगा जो जम्मू के सेंटिमेंट्स के साथ इको करेगा। लेकिन मुझे यही उम्मीद अभी भी है कि जम्मू की पार्टीज़ को इस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। बदलाव ये है कि पहले राजनीतिक तौर पर बड़ा फैसला जब लिया जाना होता था तो लाल चौक से खबर मिलती थी, गुपकार से या सोनवार से खबर मिलती थी। लेकिन अब परिस्थितियां इतनी बदल गई हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन दोनों कश्मीर के बड़े नेताओं को जम्मू आना पड़ा और कचिछौनी में युवाओं के एक प्रदर्शन में शामिल होना पड़ा। और शामिल भी इसलिए हुए क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इन बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में जम्मू संभाग के नेताओं का, आम जनमानस का और बुद्धिजीवियों का क्या रोल है, किस तरीके से इसको समझा जाए, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर कंसल्टेंट नारायणा में ऑर्थोपेडिक्स में डॉक्टर विकास पादा हैं। आप इन्हें ट्विटर के ऊपर बोन डॉक्टर के तौर पर भी जानते हैं। पिछले दिनों Y20 का यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रहा था जम्मू यूनिवर्सिटी में, ऑडिटोरियम में ये खड़े हुए और इन्होंने वहाँ पर कुछ बातें की जो जम्मू संभाग को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी सिग्निफिकेंट है। उसी पर उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप जो कुछ बोले वो सत्य है और ये बड़ी बार लिखा भी जा चुका है, बोला भी जा चुका है, लेकिन इस Y20 में इसको रीट्रेड करने की ज़रूरत क्या पड़ी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुनैद जी, और TSL के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये Y20 यूथ कंसल्टेशन जो G20 इवेंट थी, तो उसमें मुझे भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और एक सेशन मैंने अटेंड किया जिसमें हमारे जाने माने पैनल था एक्सपर्ट्स का, जिसमें डॉक्टर आनंद रंगनाथन, मिस्टर वैभव सिंह, मनु खजूरिया जो शी इज़ डॉटर ऑफ सॉइल, सो शी इज़ बेस्ड एट लंदन, तो वो सब यहाँ पे आए थे। मुकेश जी थे, IPS, ही इज़ रिनाउंड। तो एक अच्छा पैनल था, तो आई डिसाइडेड कि मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आई वेंट देयर। तो वहाँ जो सेशन चल रहा था तो उसमें भी जो जनरल डिस्कशंस, इट वाज ऑन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग, जो इसका मोटो था इस Y20 का कंसल्टेशन का। तो उसमें जो बात चल रही थी तो वो एक कश्मीर तक ही सीमित होकर रह गई। सारी पैनल डिस्कशंस भी हो गई, बातचीत भी हो गई, क्वेश्चन आंसर भी चल रहे थे पब्लिक के साथ। तो मुझे थोड़ा पिंच हुआ। मुझे लगा कि जम्मू की धरती पे बैठ के ये हो रहा है कंसल्टेशन और जम्मू की बात तक नहीं हो रही, क्योंकि ये एक जियो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जम्मू कश्मीर एक बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है। और जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि बात सिमट के कश्मीर तक रह जाती है। तो मैं जब से सोशल मीडिया पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और जम्मू कश्मीर के मैटर्स को लेके, बोन जॉइंट्स तो मेरा प्रोफेशन है, जम्मू कश्मीर मेरा पैशन है। मैं इनमें भी काफ़ी रुचि रखता हूँ, इसके मैटर्स को, कि ये क्या प्रॉब्लम रही है, क्या सोल्यूशन होने चाहिए। और मैं ये पब्लिकली सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, ट्विटर पे जैसे आपने बोला, तो डॉक्टर साहब एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप चले जाते हैं, आप आज तक यही असूल रहा है और अब भी यही असूल है, इसमें कोई परिवर्तन 5 अगस्त 2019 के बाद आया हो मुझे नज़र नहीं आता। आज भी दिल्ली जम्मू की कहानी कश्मीर से सुनना चाहता है। आज भी दिल्ली का पत्रकार जब जम्मू आता है तो वो बड़ी खबर जब करता है तो वो कश्मीर स्पेसिफिक या कश्मीर ओरिएंटेड होना ज़रूरी है। और किसी भी पत्रकार को अगर दिल्ली में ख़ुद को मनवाना है तो वो कश्मीर को या तो कश्मीर की तारीफ़ करके मनवाएगा या गाली देकर मनवाएगा।
इस सारे डिस्कोर्स के बीच में जम्मू कहीं पर नहीं आता, इसके लिए कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं? मैं वही आ रहा था उस पर कि मैं खड़ा हुआ वहाँ पे और मैंने एक दर्द बयां किया एज ए जम्मूआइट, कि जो एक टर्म मैंने वहाँ पे बोली कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल भी बड़ा ह्यूमरस सा दिया कि मिस्टर इंडिया मूवी हमने सबने देखी है, तो वहाँ जैसे अनिल कपूर गायब हो जाते हैं, होते तो हैं वो, कहने को तो वो हैं मिस्टर इंडिया, लेकिन दिखते नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की भी हालत ये हो गई है कि जम्मू कश्मीर में जो जे है ना, वो साइलेंट हो चुका है। जैसे नॉलेज में के साइलेंट है, साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, तो J&K में जे साइलेंट हो चुका है। और मैंने इस फिनोमेना को, मैंने एक टर्म कॉइन की, जैसे कलर ब्लाइंडनेस बीमारी है जिसमें रेड ग्रीन कलर नहीं दिखता किसी को, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है, ऐसे ही ये बीमारी बहुत लोगों को हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू दिखता ही नहीं है। जम्मू है लेकिन दिखता नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट बन चुका है। जो दिखता है कश्मीर दिखता है, क्योंकि एक मैंने वही बोला कि कश्मीरीफिकेशन या कश्मीराइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिनको सूट करता है, एक कन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री जो चला रहे हैं। और मैंने वहाँ भी स्टेटमेंट में बोला है कि ये पाकिस्तान का नैरेटिव है। पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर की जब भी बात है तो कश्मीर के नज़रिए से देखा जाए, जम्मू की बात ही ना आए, क्योंकि जम्मू के इंटरेस्ट लगे। जम्मू जब मैं बात करता हूँ तो जम्मू सिटी की नहीं, जम्मू प्लेन की नहीं, जम्मू के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स की। तो उसमें 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, और मैंने वहाँ बात भी की कि अगर पीस बिल्डिंग और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में किसी रीजन ने बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है वो जम्मू ने किया है, लेकिन बदले में जम्मू को वैनिश कर दिया जाता है जब जम्मू कश्मीर का नैरेटिव आता है, जो कि पिंच करता है। अब रियासी का ब्रिज है, जैसे आपने बात की, जम्मू दिल्ली के मीडिया कश्मीर का ब्रिज बना देंगे। ये जो चनाब में जम्मू में है वो, उमरान मलिक हमारा जम्मू का क्रिकेटर है, उसको कश्मीर का रेजिडेंट बता देते हैं। वो तो मैंने वहाँ से बोला, मैं इसका घर तो यहाँ से दिखता है 100 मीटर की दूरी पे, वो 300 किलोमीटर दूर का कैसे बता सकते हो? हाइट ऑफ जम्मू ब्लाइंडनेस में बता रहा था। कठुआ की लड़की है, बन्नी की लड़की है, एक वीडियो बना रही है, प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही है अपने स्कूल को लेकर, उसको बताया गया ये कश्मीर की लड़की है। यही बात है जिसको जम्मू ब्लाइंडनेस बीमारी है। ये नॉर्मल फिनोमेना कलर ब्लाइंडनेस की तरह ये भी बीमारी। कारण क्या है इसका? कारण देखिए, हिस्ट्री में भी जाएंगे तो जो एक कन्फ्लिक्ट जोन रहा है कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर को उस नज़रिए से देखना, कि कश्मीर के लेंस से देखना, और उसमें बहुत फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल रीजंस बहुत हैं। जो 1947 में ट्रांजिशन हुआ, जो डोगरा महाराजा का रूल था 1947 से पहले, उनको डिसएम्पावर करके कश्मीर को, जो वहाँ के पॉलिटिशियंस थे, शेख अब्दुल्ला जी के स्टार्ट होते हैं हम, तो उनको जो एम्पावर किया गया एट द कॉस्ट ऑफ डिसएम्पावरमेंट। मैं इसको बोलूँगा, मैं इंडिविजुअल्स का नहीं बोलूँगा, जम्मू को डिसएम्पावर करके कश्मीर को एम्पावर करना। और मैं आज भी बार बार मैं ये बोलता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक पक्षी के 2 पंखों की तरह है। जम्मू भी पंख है, कश्मीर भी पंख है। ये पिछले 70 साल से उड़ान नहीं भर पा रहा है। किस लिए? क्योंकि आपने एक पंख की पावर कम कर दी, दूसरे की बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। कश्मीर को इतना एम्पावर कर दिया और जम्मू को एट द कॉस्ट ऑफ जम्मूज एम्पावरमेंट। तो एक पंख से पक्षी नहीं उड़ेगा। जम्मू कश्मीर का सोल्यूशन लाई करता है आप दोनों पंखों को बराबर एम्पावर। हम नहीं कहते कि हमारी पावर बढ़ा दो और उनकी कम कर दो, हम कहते हैं बराबर कर दो। बराबर जम्मू एंड कश्मीर है तो उसको जम्मू को भी उतना ही हक मिले जितना कश्मीर को मिलता है। अदरवाइज अगर ये नहीं पॉसिबल है तो हमारे रास्ते अलग कर दीजिए, जैसे हमने लद्दाख का कर दिया। जैसे आपने कहा कि रास्ते अलग कर दीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब, किसी भी मसले का हल ये नहीं कि आप अलग हो जाएं, मसले का हल ये है कि आप असर्ट करें। मुझे ये बताइए क्या कारण है कि अगर आप राजनीतिक तौर पर भी देखते हैं, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद गनी लोन, सैयद अल्ताफ़ बुखारी, मोहम्मद यूसुफ तारगामी, उसके अलावा कोई और कश्मीर का नेता, उसका बयान बड़ा वेट कैरी करता है। हमारे नेता जो बयान देते हैं वो सोशल मीडिया तक सीमित होकर रह जाता है। और ये भी बड़ी बात देखने को मिलता है कि जो अपेक्षा, जो एक्सपेक्टेशन आपको होती है कि भाई आप तो पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली इतना ही कर सकता है कि आपका पॉलिटिकल कैपिटल श्रीनगर से जम्मू ला सकता है, लेकिन आपको नेता तो वो नहीं न बनाएगा। नेता तो आप बनेंगे, लीडर तो आप बनेंगे, लीड तो आप करेंगे। तो मुझे बताइए ये क्या कारण है कि अगर अब पॉलिटिकल कैपिटल जम्मू शिफ्ट भी हुआ है, तब भी उस पॉलिटिकल कैपिटल के शिफ्ट होने के बाद जो रिस्पॉन्सिवनेस, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करने का जज्बा और उसके बाद उसको ओन करना और उस तरीके से बिहेव करना, वो आखिरकार आ क्यों नहीं रहा? मैं इसमें सिंपल एक रीज़न गिनवाऊंगा कि जम्मू ने हमेशा जो एक पॉलिटिकल, आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, तो जम्मू में एक
शुरू में 1950s में एक प्रजा परिषद करके पार्टी आई थी, जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसा तो नाम उसका जम्मू कश्मीर प्रजा परिषद था, लेकिन मैं उसको बोलूँगा वो जम्मू बेस्ड पार्टी थी। लेकिन प्रजा परिषद एजिटेशन के बाद उसका जो विलय हो गया जनसंघ में, जो आज बीजेपी है, तो मुझे लगता है कि जम्मू का जो पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट वहीं से शुरू हो गई, क्योंकि रीजनल वॉइसेस को एक रीजनल पार्टी ही एम्पावर कर सकती है। ये मैं साफ और सीधा बताना चाहता हूँ। कश्मीर ने हमेशा रीजनल पार्टी पे विश्वास किया है, उन्हीं को एम्पावर किया है, और वही आगे जाके कश्मीर की बात करते हैं, इसलिए कश्मीर गूंजता है। लेकिन जम्मू ने जब से मर्ज हो गया प्रजा परिषद, जो एक विधान एक संविधान वाला जो आंदोलन चला था, वो बेसिकली यहाँ का लोकलाइज्ड आंदोलन था, यहाँ के स्टूडेंट्स ने शुरू किया था। आपको भी इतिहास पता है, जो प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जो आज साइंस कॉलेज है, वहाँ के स्टूडेंट्स ने शुरू किया था कि हम 2 झंडों को नहीं सल्यूट करेंगे। तो वही आगे जाके प्रजा परिषद ने उठा लिया मुद्दा, और वही जाके जनसंघ ने उठाया, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया इसके लिए। तो वो जम्मू का था, लेकिन वो जब से मर्जर हो गया, आई थिंक दैट वाज पॉलिटिकल ब्लंडर ऑन द पार्ट ऑफ जम्मूइट्स। उसके बाद से जम्मू ने नेशनल पार्टीज के थ्रू जम्मू को एम्पावर करने की कोशिश की, लेकिन पहले कांग्रेस पे विश्वास किया, फिर भारतीय जनता पार्टी पे किया। लेकिन नेशनल पार्टीज की अपनी लिमिटेशन है, वो आपकी रीजनल एस्पिरेशंस को नहीं पूरा कर सकते हैं, इसीलिए रीजनल पार्टीज हैं। अब कहीं भी देखिए, और महाराष्ट्र में शिवसेना थी, जनता दल यूनाइटेड है, बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि वो रीजनल पार्टीज क्यों बनती हैं, क्योंकि रीजनल एस्पिरेशंस को भी एड्रेस करने के लिए एक पार्टी चाहिए। तो वो जो जम्मू ने एक पॉलिटिकल ब्लंडर किया, एक रीजनल पार्टी को एम्पावर ना कर, यहाँ हुई हैं रीजनल पार्टीज भी हुई हैं, नेशनल पैंथर्स पार्टी, लेकिन क्या हशर हो, लेकिन होल हार्टेड उसके पीछे नहीं आए। हमेशा हमने एक नेशनल पार्टी पे विश्वास किया। जो आप जो बात कर रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला का बयान वेटेज रखता है, यहाँ के लीडर्स, क्योंकि यहाँ के लीडर्स की जो स्ट्रिंग है वो दिल्ली से खींची जाती है नेशनल पार्टी की वजह से, तो वो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है। यहाँ जब तक जम्मू बेस्ड एक स्ट्रांग रीजनल पार्टी और उसके पीछे पब्लिक की बैकिंग नहीं आएगी, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे पीडीपी है, जैसे बाकी पार्टीज हैं, वैसे जम्मू में अगर उतनी स्ट्रांग पार्टी नहीं है जिसके पीछे पब्लिक खड़ी होगी, मुझे नहीं लगता जम्मू की बात सुनाई देगी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 2014 से पहले जिस बीजेपी को मैं जानता हूँ, प्रखर रूप से जम्मू की बात करते थे और दमदार तरीके से बात भी करते थे, सड़क के ऊपर आंदोलन भी करते थे, और ये भी इतिहास ने देखा है कि बहुत सारे आंदोलनों में कामयाबी भी उनको मिली। 2014 के बाद की जो बीजेपी है वो थोड़ी अलग है। तो क्या आप ये भी एक कारण मानते हैं कि जो आइडियोलॉग्स थे, जो बड़े लोग थे, जिन लोगों ने बीजेपी को चलाया और जिन लोगों ने एक विचार, एक सोच यहाँ पैदा की, वो लोग जो हैं कहीं साइडलाइन हुए, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ, या आपको लगता है कि अब यही है हमारे पास और इसी के साथ ये चीज़ें आगे चल रही हैं? इसमें मैं जो जम्मू ब्लाइंडनेस की बात करता हूँ, तो उसमें ये बड़ी स्ट्रेंज फिनोमेना है कि जब कोई पार्टी अपोजिशन में होती है तो उसको जम्मू बहुत अच्छे से दिखता है। जब कांग्रेस पावर में थी तो उनको जम्मू नहीं दिखता था, अब अपोजिशन में तो उनको जम्मू के मुद्दे, जम्मू के लोग, सब कुछ डोगरा सब दिख रहे हैं। लेकिन यही लोग जब पावर में जाएंगे तो इनको भी दिखना बंद हो जाएगा। ये भी बड़ा स्ट्रेंज है। बीजेपी को भी जब अपोजिशन में थी तो इनका एक रूप था, इनको जम्मू अच्छे से दिखता था, अब इनको भी जम्मू ब्लाइंडनेस हो गई जब से ये पावर में आए हैं। तो ये भी एक इसके साथ एसोसिएटेड, इस बीमारी से एसोसिएटेड है ये इशू। लेकिन दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि एक तो जो 370-35 से इन्होंने बीजेपी ने हटाया या मोदी जी की सरकार ने हटाया, ये तो अनपैरेलल्ड डिसीजन है, इसमें कोई शक नहीं है। ये मुझे नहीं लगता कोई और नेता, कोई और पार्टी इसको हटा पाती, जितना इसके बारे में प्रचार किया जाता था कि ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, ये आ गई तो आ गई। ये एक इम्पॉसिबल टास्क इन्होंने किया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद का जो फॉलोअप होना चाहिए था, मैं इसको हमेशा एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा कोई कैंसर होता है, कैंसर का इलाज जब होता है, कोई ट्यूमर बहुत बड़ा होता है तो पहले उसकी सर्जरी की जाती है। तो ये जो बहुत गंभीर ट्यूमर था, इसको तो मोदी जी ने निकाल दिया 370-35 से का और नलीफाई करके, और वो उनको करके तो, लेकिन उसके बाद के भी स्टेप्स होते हैं। जब पहले एक सर्जरी हो जाती है कैंसर की, उसके बाद रेडियोथेरेपी भी देनी पड़ती है, कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है। मुझे लगता है कि सरकार ने सर्जरी तो बहुत अच्छे से कर दी, बहुत तरीके से की और शांतिप्रिय तरीके से की, ब्लड बात नहीं हुआ,
लेकिन उसके बाद का जो फॉलोअप था, मुझे नहीं लगता कि उतना अग्रेसिव फॉलोअप हो पाया है जो हमें रिजल्ट्स दिखने चाहिए थे। खासकर जम्मू को लेके हमने यही सोचा था कि जम्मू एट पार आ जाएगा। जम्मू में बेशक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आया है, IIM आया है, IIT आया है, सड़कें बन रही हैं, चारों तरफ काम चला हुआ है। लेकिन उसके अलावा जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात आती है, जब नैरेटिव की बात आती है, वो वैसे का वैसा ही है। वही जम्मू ब्लाइंडनेस वाली फिनोमेना पहले भी थी, 2014 से पहले भी थी, और 2014 के बाद ज़्यादा हुई है, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशंस बीजेपी से ज़्यादा थी। जिस पार्टी ने हमेशा जम्मू से सीटें ली, जम्मू की बात की, जम्मू उनका प्रोमिनेंट वोट बैंक है, अगर वो भी जम्मू को देखना बंद कर दे तो वो ज़्यादा चुभता है। जिनसे हमें उम्मीदें ज़्यादा होती हैं उनसे दुख भी हमें ज़्यादा होता है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुई है, और मुझे यही लगता है कि वही नेशनल लेंस से जब आप रीजनल एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पाते, देयर आर लिमिटेशंस। उनको इंटरनेशनल, नेशनल जो भी रेमिफिकेशंस रहती हैं, जो वो शायद दिल्ली के पावर सेंटर में बैठ के ही दिखती होंगी, लेकिन हम जम्मू के लोग तो सफ़र कर रहे हैं। जैसे आपने कहा सफ़र कर रहे हैं, एक साधारण सी एग्जांपल देके आपसे सवाल पूछूंगा कि अब पत्रकारों का समूह जो कश्मीर का है और जो जम्मू का है, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है कि एक स्टोरी कश्मीर में चलती है, ट्विटर एक पत्रकार अगर उसको चलाएगा तो 50 पत्रकार उसको शेयर और रीशेयर करेंगे, उसके बाद वहाँ के नेता भी उसको शेयर और रीशेयर करेंगे। वहाँ का बच्चा कुछ अचीव करता है तो फ़ौरन उस सोसाइटी एज अ होल उस बच्चे को लेकर बड़ी गंभीर हो जाती है, ट्विटर के ऊपर एक्टिव है, सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है। अमेरिका, इंग्लैंड, कोई देश का कोना, दुनिया का कोना ऐसा नहीं होगा जहाँ से उसको लेकर बात छिड़ती नहीं है। आखिरकार ये इस तरह का नैरेटिव बिल्डिंग हमें यहाँ क्यों अभी तक भी क्यों नहीं आ रही, कि हालांकि मीडिया का इतना ज़्यादा जमावड़ा यहाँ पर है कि पूछिए मत, नैरेटिव बिल्डिंग नहीं हो पाती। दूसरा, एक दूसरे के समर्थन में खड़ा होना, वो भी नहीं है। बहुत सिक्लूडेड हैं, खाने खाने बने हुए हैं, ये खाना मेरा इसमें मैं रहूँगा, ये खाना मेरा इसमें मैं रहूँगा, मुझसे ये लोग खुश हैं। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, और नैरेटिव बिल्डिंग में आप मीडिया का कितना बड़ा रोल मानते हैं, और अब पोस्ट 5 अगस्त 2019 के जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के पत्रकारों की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मानते हैं, और किस हद तक आप समझते हैं कि पत्रकार उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पा रहे हैं नैरेटिव बिल्डिंग को लेकर? नैरेटिव बिल्डिंग में पत्रकारों का बहुत रोल है। ये कश्मीर के पत्रकार, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, और मैं सल्यूट करता हूँ कश्मीर के लोगों को, पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को, नेताओं को। दे वर्क इन टैंडम, दे सपोर्ट ईच अदर, क्योंकि उनके लिए कश्मीर ऊपर है। उनके लिए कांग्रेस, बीजेपी, PDP, NC बाद में आता है, क्योंकि वो कश्मीर और कश्मीरी के लिए, या कश्मीरियत कह लो, जो टर्म बोलते हैं उसको, ये प्रायोरिटी देते हैं। जम्मू में ये चीज़ लैकिंग। हम पहले बीजेपी, कांग्रेस और उसी में बढ़ जाते हैं कि हमारा ये विंग, हमारा वो विंग। जम्मू और उसके इंटरेस्ट की बात कहीं पीछे रह जाती है। ये एक कड़वी सच्चाई है, ये हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हैं। तो ये कमी तो है जम्मू में, जो ये हमारा नैरेटिव बिल्ड नहीं हो पाता है। कोशिश हो रही है, अब डिजिटल मीडिया, लोकल मीडिया जम्मू का बहुत एक्टिव है, इनकी नेशनल रीच भी है, लेकिन बात वही है कि एक इन टैंडम काम करने की बात है, और एक इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट के लिए बात करने की ज़रूरत है, जो यहाँ पे लैकिंग है। हमें कश्मीर से और उनसे ये सीखने की ज़रूरत है कि ये कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। ये बहुत अच्छा, और जैसे वहाँ एक मंच पे पार्टियाँ आ जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टी की भी बात करेंगे, पत्रकारों की भी बात करेंगे, एक मंच पे वो 1 मिनट में आएंगे, क्योंकि उनको पता है उनका कॉमन गोल क्या है, वो उनके फंडामेंटल्स क्लियर हैं। ये जम्मू में इतना क्लियर नहीं है, यहाँ कन्फ्यूजन है। यहाँ जो भी मुद्दा होगा वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है, बाकी इंटरेस्ट हम पे हावी हो जाते हैं, और ये एक सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक ये दूर नहीं होगी तो हम अपने जो जम्मू को एट पार लाना या जम्मू ब्लाइंडनेस को दूर करना, ये पॉसिबल नहीं होगा। और मैं पत्रकार, जो यहाँ के बहुत होनहार पत्रकार, इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छे लोग हैं, जितने लेवल पे उनको होना चाहिए, जितना उनका कैलिबर है, आज भी मुझे लगता है कि वो अभी भी पीछे हैं, बिकॉज ऑफ दिस लैक। जो हमारी कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और एक कॉमन इंटरेस्ट में काम करने की जो एक ज़रूरत है, वो जो एक टीम वर्क जो वी आर लैकिंग, उसकी वजह से हम सब इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें सेटबैक हो रही है। बिल्कुल। अंत में मुझे ये बताइएगा कि क्या आप इस बात को मानेंगे कि जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती कचिछौनी आते हैं और युवाओं के एक समूह के बीच में चले जाते हैं और वो भी प्रदर्शन करते हैं, क्या आप इस बात को मानेंगे कि वो अंडरस्टैंड कर गए हैं पॉलिटिकल रियलिटी? नहीं ये है कि इसमें
जम्मू का एक बड़ा सेंट्रल रोल होना है और हमको इस रोल को अब अंडरस्टैंड करना है। लेकिन क्या इस बात को मानेंगे कि जो जम्मू के नेता हैं, जो जम्मू में जो यहाँ की पॉलिटिकल क्लास है, उसमें इस बात की रियलाइजेशन मुझे लगता है अभी भी कम है, उन्हें इस बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं, जबकि कश्मीर में इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि पॉलिटिकल रियलिटी अब जो है वो ये है। इसका कारण क्या है और इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, कश्मीर के नेताओं को पता है 1947 के बाद से उन्होंने क्या किया है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उनको भी पता है जम्मू की क्या रिप्रेजेंटेशन थी। जो शुरू की इलेक्शंस हुई हैं, जम्मू के कितने लोग थे, कैसे करा है इन्होंने, मैनिपुलेट करा है। अब वही कह रहे हैं कि उनको एक मे बी रियलाइजेशन हुई है कि हमने बहुत दबाया है इनको, बहुत निगलेक्ट किया, तो चलो पश्चाताप किया जाए, इसको हम थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करें। तो वो तो पॉलिटिकल सेंस उनकी है, अच्छी पॉलिटिकल सेंस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो रियलाइज करते हैं कि यहाँ के मुद्दों को 2019 के बाद जम्मू की, मैं कह रहा हूँ एक्सपेक्टेशन नहीं, ओवर एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ के लोगों की। तो अब सेंटर क्या सोचता है या किस तरीके से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू की एक्सपेक्टेशंस उतनी पूरी नहीं हो पाई हैं जितनी होनी चाहिए थी। इस चीज़ को कश्मीर के पॉलिटिशियंस रियलाइज़ कर चुके हैं, जम्मू के पॉलिटिशियंस अभी नहीं रियलाइज़ कर रहे। और मुझे लगता है कि जो TIN टीना फैक्टर है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव फैक्टर है, जो अभी भी बीजेपी में है कि हमें नहीं देंगे वोट तो किसको देंगे, हम नहीं तो कौन। तो आई थिंक कि वो कहीं इनको ले ना डूबे। ये अब जो नए नए विकल्प आ रहे हैं या अब कश्मीर की पार्टीज़ भी एक्टिव हो रही हैं, ये मुझे लगता है इनके लिए खतरे की घंटी है। अब लोग मोदी जी का काम तो है ही है, लेकिन मोदी जी के काम पे और नाम पे कितनी बार वोट देंगे, और लोकल बॉडी इलेक्शन में आप एक्सपेक्ट करोगे कि मोदी जी के नाम पे देंगे और लोकल जो काम हो रहा है उसको इग्नोर करेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये कोई पॉलिटिकल कोई समझदारी है। तो जो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और यहाँ आके प्रदर्शन कर, मुझे लगता है यहाँ के लीडर्स को उन्होंने ये एक स्पेस उनको दिया है। ये उनकी कमी मैं बताता हूँ कि जो मुद्दे इनको उठाने चाहिए वो क्यों आएंगे कश्मीर पार से मुद्दे उन पे सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। आप कहाँ चले गए हो? यहाँ भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, आप कहाँ हो? आपके साथ यूथ क्यों नहीं आ रहा, या आप उनके मुद्दों को क्यों नहीं आगे ला पा रहे हो? आप अगर अपने बंगलों के लिए आप चले जाते हो कोर्ट में, आप यूथ के मुद्दे को लेके क्यों नहीं जाते कोर्ट में? कोई कह रहा था, कहता जी कुछ LG साहब से को खुश करना चाहते हैं, कुछ दिल्ली को खुश करना चाहते हैं, कुछ दिल्ली बीजेपी में किसी लीडर को खुश करना चाहते हैं। सब ने अपना अपना खाना चुन लिया, उसी के हिसाब से बात भी करते हैं और उसी के हिसाब से अपनी राजनीतिक एक्टिविटीज़ भी करते हैं। और यही कारण है कि जम्मू की बात नहीं हो पाती है, बिकॉज वी बार्टर जम्मूज इंटरेस्ट विद पर्सनल इंटरेस्ट। जिन लोगों को जम्मू की बात करनी चाहिए वो लोग नहीं करते, क्योंकि वो कुछ और उसके बदले में पाना चाहते हैं। जो आज तक मैं वही कह रहा हूँ कि जम्मू में बहुत से पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी बहुत प्रखर लीडर हुए नेशनल। आपसे मुझे आपकी बातें सुन के लग रहा है आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप को लोग नाराज़ करने पड़ेंगे तब जाकर आप जम्मू की बात कर पाएंगे। अगर आप लोगों को गुडी गुडी और खुश खुश करने के चक्कर में रहेंगे फिर जम्मू की बात नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल, आपको बहुत लोगों को निराश भी करना पड़ेगा, उनको सच भी बताना पड़ेगा। जम्मू की बात मुझे नहीं लगता दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, जिन सोर्सेज के थ्रू वो जम्मू को देखना चाहते हैं, मुझे लगता है उनके पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनको वही आ जाता है कि सब अच्छा चल रहा है। मुझे तो यही लग रहा है, अगर मोदी जी को रियलिटी नहीं पता है अगर, तो मुझे लगता है कि उनके सोर्सेज होंगे जो उनको रियलिटी नहीं बता रहे हैं। अदरवाइज़ उनके जैसे नेता जो जम्मू में रहे हुए हैं, कठुआ में मैंने उनका वो प्रचारक रहे हुए हैं, ही नोज़ ईच एंड एवरीथिंग अबाउट जम्मू। लेकिन अगर उनको, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई फीडबैक उस तरह की नहीं जा रही है कि उनको जम्मू की रियलिटी, जम्मू का रोष और जम्मू में जो प्रॉब्लम चल रही है उनको उसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। वही बात है कि अच्छा बने रहो, अच्छी बातें करो, सब अच्छा है, सब विकास हो रहा है, चारों तरफ लहर चल रही है, सब कुछ अच्छा है, एक ऑल इज़ वेल वाली फीलिंग देने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो अंडरलाइंग में रोष चल रहा है, हमारे बेरोज़गार युवा परेशान हैं, उनके सवाल आते जा रहे हैं। जी क्या आप भी में ये मानेंगे कि जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अरुण गुप्ता का दोबारा से प्रधान बनना अपने आप में संकेत देता है कि जम्मू नाराज़ है? नहीं, वो बहुत संकेत, अगर जम्मू बंद हो रहा है, अभी तो जो ये इस तरह की बॉडीज़ की इलेक्शंस हो रही हैं, जम्मू नाराज़ है। जम्मू
ऐसे तो नेशनलिस्ट है, देश के लिए जान देने वाले लोग हैं, तिरंगा उठाने वाले लोग हैं। अब से नहीं, 1950 में जब प्रजा परिषद एजिटेशन हुई थी तो यहाँ के लोगों ने अपनी जान दी थी सिर्फ तिरंगा हाथ में पकड़ने के लिए। आज तो लाल चौक में सबको तिरंगा दिख रहा है, लेकिन उस समय जब कोई हिम्मत नहीं उठाता था, तिरंगा उठाने की हिम्मत नहीं करता था, हमने गोलियां खाई हैं, हमारे पूर्वज मारे गए हैं, उनको हम जाके श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये वो रीजन है। लेकिन ऐसे रीजन को उम्मीद थी कि अब 370-35 से गया तो हमारी सुनवाई होगी, हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी। कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई है। एक निराशा की वेव, अगर हम पब्लिकली केवल हम कंट्रीज़ इंटरेस्ट या और किसी इंटरेस्ट में हम पब्लिकली ना भी बोलें, लेकिन अब ये निराशा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और इसको फार ग्रांटेड लेना कि अल्टरनेटिव नहीं है तो हमारे पास ही आएंगे, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल भूल है जो भी पार्टी ये करेगी। आज पॉलिटिकल स्पेस जम्मू की वही ऑक्यूपाई करेगा जो जम्मू के सेंटिमेंट्स के साथ इको करेगा। लेकिन मुझे यही उम्मीद अभी भी है कि जम्मू की पार्टीज़ को इस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए, उनको ये अपनी स्पेस संभालनी चाहिए, ना कि कश्पार से वहाँ से जवाहर टनल से लीडर आके उनकी ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर डॉक्टर विकास पादा का ये कहना है कि नई दिल्ली ने समीकरण तो बदल दिए, 370 चला गया, 35 से चला गया, राजनीतिक राजधानी भी घाटी से जम्मू आ गई, लेकिन उसके बाद अगर नेतृत्व नहीं है, अगर उसके बाद लोग इस जिम्मेदारी को समझ नहीं पा रहे हैं और जम्मू संभाग के लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं, तो उसका साफ तौर पर यह मतलब है कि उनकी बात सरकार के समक्ष नहीं की जा रही है। हर आदमी अपना अपना खाना खुश रखने के लिए प्रशंसा और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। ये सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है। आपको जम्मू की बात करनी होगी और जम्मू का मतलब लखनपुर से लेकर बानिहाल तक की बात करनी होगी और बात आपको मुखर रूप से होकर बात करनी होगी। लोग नाराज भी होंगे, लोग आपसे गुस्सा भी होंगे, लोग हो सकता है आपको ये भी कहें कि जनाब जो प्रिविलेजेस आपको दी वो आपसे वापस ले ली जाएंगी। लेकिन जब आप राजनीतिक तौर पर एक बदलाव के बाद, बड़े परिवर्तन के बाद, देखिए नई दिल्ली ने बदलाव कर दिया, वही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, नई दिल्ली ने बदलाव कर दिया, उसके बाद की जिम्मेदारी तो आपकी है। अब अगर आप जिम्मेदारी निभाएंगे नहीं तो इस बदलाव के बाद भी कोई बड़ा बदलाव आए उसकी उम्मीद जरा कम ही है।